हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन पर प्रोग्राम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गॉस एलिमिनेशन हम यूज़ क्यों करते हैं और उसके स्टेप्स क्या हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए किया जाता है, एनी नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हम इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन जितनी आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसकी आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, जितने वो होंगे उतनी ही आपको इक्वेशंस गिवन होंगी। मोस्टली आपको 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं और 3 ही कोफिशिएंट्स की तीन ही आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल्स की, एक्स की, वाई की या जेड की, x1, x2 और x3 की। तो क्या प्रोसीजर होता है इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना आपको ना लास्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होती है। जैसे मान लो x1 है, x2 और x3, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू मिलेगी? x3 की। या अगर x y z हो तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी? z की। तो आप उसके लिए प्रोसीजर क्या अप्लाई करते हो? उसके लिए आपका ये प्रोसीजर होता है। जैसे आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है, कौन कौन सी गिवन है? a11 x1, a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल्स टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस इज इक्वल्स टू b2, a31 x1 a32 x2 प्लस a33 x इज इक्वल्स टू b3। 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस किस की? x1 x2 और x3 की। तो मैंने आपको बताया गॉस एलिमिनेशन मेथड में जब आप प्रोसेस लगाते हो तो सबसे पहले लास्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी। मतलब सबसे पहले आपको वैल्यू मिलेगी x3 की, फिर x2 की और फिर आपकी x1 की। तो इसमें क्या प्रोसीजर करते हैं? सबसे पहले हम r1 फाइंड आउट करते हैं। प्रोसीजर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रोसीजर ध्यान होगा तभी आप इससे प्रोग्राम ईजी से कर सकते हो। पहली वैल्यू होती है आपकी r1 की। r1 क्या होता है? a21 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ किसका? a11 कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसी टाइप से एक प्रोसीजर अप्लाई करके यहाँ पे मतलब जो आपको ये सोल्व करके जो आपको प्रोसीजर क्वेश्चंस में आप करते हो, सोल्व करते ना सबसे पहले वैल्यू किसकी निकलती है? x3 की निकलती है। और ये बनती क्या है? ये ना ऐसे आपकी इक्वेशन बन जाती है। जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे कुछ भी है, ये चीज़ आपके पास मान लो थ्री ये है 3x3 की आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है। ये होता है आपके पास, ये होता है मान लो ये x1 है, x2 है, x3। जब आप लास्ट में इस पर ये सारे प्रोसीजर अप्लाई करते हो ना, ये b1 है, ये b2 है, ये b3 है, जब सारा प्रोसीजर आपने अप्लाई कर दिया तो क्या होता है, ये ना मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाती है? ये बन जाती है, सॉरी, ये 0 बन जाती है, 3, ये ठीक है, ये 3। ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? आपके पास बन गई है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब आप इसको देखो सोल्व करोगे तो यहाँ से सबसे पहली वैल्यू निकलेगी x3 की, फिर आप x3 की वैल्यू इसमें पुट करोगे, यहाँ निकलेगी। आप इस इक्वेशन को लिख रहे हो, ये बनेगी x1 प्लस में x2 प्लस में x3 टाइप की, यहाँ पर a b c कोफिशिएंट। ये इक्वेशन बनेगी bx2 या कुछ और होगा यहाँ पर, यहाँ dx2 प्लस में ex3 टाइप की बनेगी। और ये क्या बनेगी? x3 समथिंग। मतलब सबसे पहले आपकी वैल्यू आएगी x3 की। और इसमें क्या होता है, इन पूरे प्रोसीजर में हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलती है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखकर हमने इसका प्रोग्राम बनाना है। तो ये ध्यान रखना, लूप जो होगी इस प्रोग्राम में उल्टी चलेगी। मतलब कैसे? आई जो होगा वो लास्ट से स्टार्ट होकर फर्स्ट पे जाएगा, थर्ड रो से स्टार्ट होकर फर्स्ट रो पर जाएगा। अब देखते हैं हमने इसको करना कैसे है। क्लियर है? देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले तो देखो सेम रहेगा। पहला, सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हो, उसमें #include_studio.h #include_conio.h का यूज़ करते हो। और आपका किसी प्रोग्राम में conio.h गिवन हो या ना हो, आप उसमें यूज़ करा करो ताकि आप getch, क्योंकि इसमें देखो इस प्रोग्राम में getch का यूज़ कर रखा है, तो आपको यहाँ पर इंक्लूड्स conio.h का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अपने आप ही यहाँ पर इसके बाद क्या लगा लोगे? #include conio.h। क्लियर है? तो उसके बाद लाइन क्या है आपके पास? #define maximum 10। maximum 10 का मतलब क्या है? आपने पहले भी प्रोग्राम
प्रोग्राम कर रहे हैं हम उसमें क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि आपको 10 इक्वेशंस होती है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, आपने मैक्सिमम 10 ले लेनी है। तो वही सेम चीज़ इसमें डिफाइन करी है कि जो इक्वेशंस होंगी वो आप कितनी ले सकते हो, मैक्सिमम 10 ले सकते हो। 10 एक ले लो, 2 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब आपका होता है मेन फंक्शन स्टार्ट। मेन फंक्शन वही सेम चीज़, जब भी आपको मेन फंक्शन स्टार्ट करना हो आपको यूज़ करना होता है वॉइड मेन। वॉइड मेन आपको सिर्फ इतना बताता है कि यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और कुछ नहीं। जैसे ही आपका क्या होता है मेन मतलब इसका डाटा टाइप ये बता रहा है कि यहाँ से मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो गया है। फिर क्या करते हो, आपको वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करनी होती है। जैसे इसमें आई जे के एन ले रखा है, या आपको आई रो के लिए है, जे कॉलम के लिए ले रखा है, के क्या है उसके मैक्सिमम है, जैसे 10 है तो वो क्या होगा, के कितना जा सकता है, एन कितना ले सकते हो, जो आप कोडिंग में के पहले 1 लोगे 2 लोगे इस टाइप से। उसके बाद फ्लोट T0 सोल्यूशन AMX ये क्या ले रखी है आपकी। अब आपको जो मेन बात ध्यान रखने वाली है, ये कैसे बनी, ये मैट्रिक्स है M, ये मैक्स प्लस 1 ये क्या है, ये जो है रोज है और ये कितनी है कॉलम है। कैसे, देखो आपके पास ना जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास ये जनरल फॉर्म लेती हूँ मैं, AX प्लस में BY प्लस में CZ इक्वल्स टू क्या है B1 ये होगा। यहाँ क्या होगा DX प्लस में EY प्लस में FZ इक्वल्स टू B2 होगा। ये क्या होगा GX प्लस में HY प्लस में IZ इक्वल टू B3 होगा। अब देखो कितनी रोज हैं, 1 2 3। आप इसको जब आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, ABCDEFGHI और आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स होती है B1 B2 B3। अब देखो ये अभी कितने क्रॉस कितने की बनी, ये आपकी बनी है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। तो यही चीज़ इन्होंने ये डिफाइन कर रखी है कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या है मैक्स। अगर आपके पास रो 10 है तो कॉलम कितने जाएंगे 1 + 1 जाएगा। जितने भी आप लेते हो रो अगर 3 है तो कॉलम कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि एक कॉलम इसकी वजह से आएगा आपका। क्लियर है, ये आपने मैट्रिक्स की डिक्लेयर कर दिया कि मैट्रिक्स है। एक्स मैक्स का मतलब क्या है, जो आपके पास वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ पर किसकी है एक्स, ये मैट्रिक्स जो डिफाइन कर रखी है वो क्या है, ये XYZ की आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएंगी ना, ये वेरिएबल्स हैं तो ये कितने का है 3 आएंगी। जितनी आपकी रोज होंगी उतने ही ये वेरिएबल्स फाइंड आउट होंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने वेरिएबल्स होंगे आपकी उतनी ही वैल्यूज फाइंड आउट होगी। ठीक है, उतने ही जितने कॉलम्स रोज होंगी उतने ही आपके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब वही जब भी अब यहाँ क्या करवाया हमने, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट नंबर ऑफ इक्वेशंस। जैसे 3 है 3 करवा दी। अब क्या हो गया, इक्वेशंस को प्रिंट करवा दिया n परसेंटाइल स्लैश n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन में हमने इसको करवाना है। फिर scanf का यूज़ करेंगे, परसेंटाइल D एंड n क्या है, जितने भी ये n जो है वो इक्वेशंस को बता रहा है कि 10 लेनी है, कितनी लेनी है, 5 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि जैसे ही आप 3 लोगे या कोई भी D की वैल्यू लोगे, D किसके लिए आता है, इंटीजर्स के लिए आता है, तो वो क्या होगा n की जगह स्टोर हो जाएगा। ये इसका एड्रेस बताता है। फिर क्या होता है, पहले आपने क्या बताया, पहले आपने इक्वेशंस ली, जैसे हमने उसकी जर्नल फॉर्म ले ली, इक्वेशंस ले ली। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने आपको 3 इक्वेशंस लेकर दिखाई कि मैंने इसमें 3 इक्वेशंस ले ली, ये तो इसकी जनरल फॉर्म बता दी कि हमने कितनी इक्वेशंस लेनी है, 3 ले ली। फिर हमने क्या करा, इसको इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। ये कौन सी होती है, इसकी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स होती है। यही से इन्होंने लिखा कि इनपुट करेंगे डाटा किसके लिए, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है, अब मैंने आपको आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बता दिया। अब क्या है, रोज चलेंगी और कॉलम चलेंगी। मैंने आपको बताया अगर रो आपकी 3 है तो कॉलम आपके पास 4 होंगी, एक ज़्यादा होगा। यही सिर्फ इसमें बता रखा है कि अगर रो जो है, रो की लिमिट, रो के लिए मैट्रिक्स रो स्टार्ट करिए, अगर रो आपके पास 0 से लेस देन n है, क्योंकि अगर 0 से अगर 1 से स्टार्ट करते तो लेस देन इक्वल टू आता, लेकिन अब 0 से स्टार्ट करें तो लेस देन आएगा। अगर रोज आपकी कितनी है, मान लो n से n-1 है तो कॉलम कितने जाएंगे, n जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा रखा है। लेस देन इक्वल टू का आपकी सी लैंग्वेज में यही साइन होता है। अब क्या करवा दिया, अब ये क्या चीज़ कर रखी है, ये जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स लगाई उसके क्या करे, कोफिशिएंट्स को स्कैन, मतलब उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बता दिया कि ये मैट्रिक्स जो होगी ये इस फॉर्म की बनेगी। आई रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने यहाँ पर बता दिया कि डिक्लेयर कैसे मैट्रिक्स, पहले आपने कोफिशिएंट्स को डिक्लेयर कर दिया, फिर मैट्रिक्स की फॉर्म बता दी। अब आपका मेन होगा कैलकुलेशन वर्क स्टार्ट। ये कैसे चीज़ें आएंगी, इसको थोड़ा ध्यान देना। कैलकुलेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने अभी आपको बताया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी जैसे, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास लास्ट वेरिएबल फाइंड होगा, फिर उस सेकंड लास्ट, और फिर क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल आपका फाइंड आउट होगा।
तो जो आपके पास देखो मैट्रिक्स बनेगी वो अपर ट्रायंगुलर बनेगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, ऐसे होती है, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 4, यहाँ 5 0 और 6, ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। बाकी इसमें क्या कंडीशन होती है कि डायगोनल से नीचे वाले 0 होने चाहिए, ऊपर वाले कुछ मर्जी हो, मतलब मिनिमम जीरोज आपकी ये होती है। कितने कॉलम्स में 0 है, 2 कॉलम्स में 0 है, ये चीज़ ध्यान से समझना। कितने कॉलम्स में 0 है, 2 में 0 है। तो अब इन 2 की बात है, ठीक है, अब इन दो कॉलम्स में 0 है, तो क्या इन्होंने क्या चीज़ कर रखी है, यही चीज़ इन्होंने करी कि J0 कैलकुलेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स J0, J लेस देन n-1 क्यों हुआ, 2 कॉलम में 0 है, टोटल कितनी थी, 0 से स्टार्ट करोगे तो 2 कॉलम गया, n-2 आ गया, तो यहाँ कितना था, J की वैल्यू अगर n थी तो 2 उसमें से घटा दो, कितना गया n-2, n-2 को लेस देन n-1 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसने ये किसके लिए करा है कि टोटल कितने आएंगी कॉलम्स में, एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3, 2 तो हट गए, 2 कॉलम्स तो हट गई ना आपकी, 2 कॉलम्स तो आपकी 0 बन जाएंगी, 2 कॉलम्स के एलिमेंट ही उसके लिए आया। और ये क्या करा हुआ है, जब आप किसी के अंदर रो अप्लाई करते हो, किसी के अंदर लूप अप्लाई करते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, मैट्रिक्स की फॉर्म बनाते हो, इसलिए हमेशा यहाँ पर फॉर लूप लगेगी जब भी मैट्रिक्स को सोल्व करना होता है। तो अब ये इसके अंदर है, तो ये जो फॉर लूप लगाई है रो के लिए, किस पर डिपेंड करेगी, इस J पर डिपेंड करेगी, जो पहली लूप है जिसके अंदर ये आ रही है। तो आई अपने आप क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली होगी, एक तो डिपेंड करेगी, एक ही रो कम होगी, तो अगर J में 2 कम जा रही है तो आई में कितनी कम जाएगी, J से 1 ज़्यादा चली जाएगी। क्लियर, मतलब अगर रोज 2 कम है तो कॉलम कितना, सॉरी कॉलम अगर 2 कम है तो रो कितनी जाएगी, 1 जाएगी, तो ये आई की लिमिट देगी। अब ये कैलकुलेशन वर्क है जो मैंने आपको बताया था आर की वैल्यू। अब वही सेम प्रोसीजर, जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया वेरिएबल आएगा, उस नए वेरिएबल का नाम क्या है, के भी वही 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक, क्योंकि उसकी उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक नया वेरिएबल आ जाएगा। फिर आपकी ये मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला है जो आपने इसमें यूज़ करना है। क्लियर है, अब ये आपने कैलकुलेशन बता दी सारे, क्लियर। अब क्या करना है, कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है, कि आपको मैंने बताया था कि जब जो ये वाला आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है गॉस एलिमिनेशन को सोल्व करने के लिए। तो अब क्या है, अब हमने गॉस एलिमिनेशन बता दिया कि अपर ट्रायंगुलर को आप कैसे ट्रीट करोगे। अब क्या है, उसकी कैलकुलेशंस कर रखी है। ये तो किसके लिए बताई, ऊपर वाला बताया कि हमने कैसे करना है, नीचे वाले में जो लिखा हुआ प्रिंट f/ है, मतलब कि न्यू लाइन के लिए करा, और ये क्या है, ये उसकी कैलकुलेशन वर्क कर रखा है। अब कैलकुलेशन वर्क के लिए क्या है, वही से I0 से स्टार्ट होगा, लेस देन n जाएगा। ये तो सिर्फ अपर ट्रायंगल के लिए बता रखी थी, वो कैसे बनेगी, रोज कितनी 0 आएंगी, प्रोसीजर कैसे होगा उसकी कैलकुलेशंस का। फिर उसमें दोबारा से इस वाली चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, पहले उसमें यूज नाम दिया, फिर उसकी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करा। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कौन फाइंड आउट होगा, लास्ट वेरिएबल होगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने आप से ही इनिशियलाइजेशन 0 मान लिया, ये सिर्फ डिनोट कर रखा है इसको, मेन काम था यहाँ से स्टार्ट है। मैंने क्या बताया, परफॉर्म बैक सब्सटीट्यूशन, जो भी आपके ना ये स्लैश स्टार की फॉर्म में होते हैं, कमेंट्स होती हैं, और ये कभी भी जब आपका प्रिंट करवाते हो ये नहीं हुई जाती, क्योंकि ये क्या होती है, ऑप्शनल होती हैं कमेंट्स आपकी। ये सिर्फ फॉर्मेट, ये आपके प्रोग्राम को देखने में अच्छा लगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं। परफॉर्म बैक सब्सटीट्यूशन, क्या बैक सब्सटीट्यूशन करा, मैंने आपको बताया ऐसे फॉर्म बनेगी, ये बनेगी जैसे मान लो ABC 0 0 DE 0 F, यह XYZ ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, Z की, फिर Z को सब्सटीट्यूट करोगे इसमें, मतलब क्या हो रहा है, रोज ये जो है ना, ये जो चीज़ है कि जो ये सेम रही, ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले XYZ को, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, ये तो वही 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि आप पहले क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन रो कौन सी फाइंड आउट होगी, लास्ट। इसलिए रो के लिए कहाँ से प्रोसीजर अप्लाई करोगे, लास्ट से, n-1 से स्टार्ट करोगे आप, फिर वो कहाँ तक जाएगा, 0 या 0 से बड़ा तक जाएगा। आई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। फिर माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस हो तो इंक्रीमेंट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, पहले लास्ट, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस टाइप से प्रोसीजर चलेगा। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन देखो AIJ। अब देखो अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना हो, जैसे नीचे आपके पास ही क्या है, B1 B2 B3, आप क्या करते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल टू B1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल टू B2, दिस, तो यही सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन आपने क्या ले लिया, 0,
इसको आपने इसको रख दिया 0। अब सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हो, यही करोगे, सॉल्व इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। ये नहीं है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई तो करोगे, x इंटू 0, 0 इंटू वाई जेड लिखोगे तो सही। तो यही क्या करोगे, हर एक xi की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, यही इन्होंने डिनोट कर रखे हैं। फिर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, xi की वैल्यू आ जाएगी। सोल्यूशन ये आपके पास बैक फॉर्मूला जो आप क्वेश्चंस में यूज करोगे। अब आगे आप क्या रह गया, सिर्फ प्रिंट करवाना रह गया। प्रिंट सॉल्यूशन प्रिंट हो जाएगा आपका न्यू लाइन में। फिर लूप दोबारा से चलाओगे, किसके लिए लूप चलाते हो, जब भी आपके पास प्रिंट करवाना हो उसके लिए एक लूप, अदर 2 लूप चलती हैं, I0 I लेस देन n। क्यों, अब इसमें I क्यों लिया, आप J भी ले सकते थे, क्योंकि लास्ट में तो हमें सिर्फ x y z की वैल्यू मिलेगी। ये जो लूप चलाई है ये इसके लिए जो हमने x y z की जो सॉल्यूशंस की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लूप चलाओगे, चाहे I की ले लो चाहे J की। पहले 0 मतलब पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा एलिमेंट फाइंड आउट होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके, I फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, जितने भी आपको फाइंड आउट करने होंगे। क्लियर। तो लास्ट में यूज आप करोगे गेट सी एच का। गेट सी एच का यूज क्या करते हो, गेट सी एच का यूज करते हो ताकि आपका जो आउटपुट आएगा वो उस पेज पर टिका रहे, वरना आउटपुट कुछ टाइम के बाद आपका वहां से हट जाएगा। अगर आपको आउटपुट ज़्यादा टाइम के लिए टिकाना है तो आप उस पेज पर टिका रहे तो आप यूज करते हो गेट सी एच का। ठीक है, थैंक यू।